पास सप्लायर का नंबर भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है, मटेरियल भी आ रहा है, क्वांटिटी भी आ रही है, सिर्फ नेट प्राइस की फील्ड ब्लैंक आ रही है। नेट प्राइस ही आपको आपका सप्लायर कोटेशन में प्रोवाइड करता है। पूरी बनाना फॉर एग्जाम्पल 10 पर पीस के हिसाब से हम इसको एक्चुअलाइज कर देते हैं। अगर किसी को याद हो तो परचेज रिक्विजिशन के टाइम पे 1 रुपए से प्लान किया था और मैंने बोला था कि उसका इम्पैक्ट कहीं नहीं है। ये रही वो चीज, ये फील्ड आपके पास ब्लैंक इसीलिए आई क्योंकि यहाँ पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा नेट प्राइस की फील्ड करने के बाद आप सेव कर देंगे। आपका कोटेशन मेंटेन हो गया। अब आप नीचे देखेंगे तो आपके आरएफक्यू के अगेंस्ट आपके पास कोटेशन मेंटेन हो गया। पीओ क्रिएट करेंगे कंपैरिजन। E49 /NME49 सही है। ये देख यहाँ पे कर कोटेशन कंपैरिजन यानी कि प्राइस कंपैरिजन के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे सर्चिंग क्राइटेरिया दिखेंगे। सबसे पहले तो ये कि आप परचेजिंग वर्क लेवल के ऊपर सारे देखेंगे, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा। दूसरा कलेक्टिव आरएफक्यू की यहाँ पे आपको फील्ड दिख रही है। कलेक्टिव आरएफक्यू का ये काम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक ही डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पे अपने सारे कोटेशंस देखने हैं तो मैं यहाँ पे कलेक्टिव आरएफक्यू में नंबर डालूंगा और मेरे पास सिर्फ उसी से रेलेवेंट सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। मैंने क्योंकि कलेक्टिव आरएफक्यू यूज नहीं किया तो मैं सीधा सीधा कोटेशन नंबर से भी कर सकता हूँ, सप्लायर नंबर से भी कर सकता हूँ, मटेरियल नंबर से भी कर सकता हूँ। वंस मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे इस तरीके की एक शीट आएगी। अब क्योंकि मेरे पास सप्लायर सिर्फ एक था तो एक कॉलम आ रहा है, अगर मल्टीपल होंगे तो आगे मल्टीपल कॉलम आएगी। रैंक जैसे इसको फिलहाल 1 मिल रहा है, इस तरीके से जब मल्टीपल सप्लायर होगा तो उसमें बेस करेगा प्राइस के ऊपर, जो बेस्ट प्राइस ऑफर कर रहा होगा उसके हिसाब से उसकी रैंकिंग होगी। यहाँ तक कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आई हो? कोड आपके पास है परचेज ऑर्डर क्रिएशन का। ME21L परचेज ऑर्डर क्रिएशन। अब यहाँ पे आपके पास कोटेशन आपकी आ गई सप्लायर से, आपको रेट मिल गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने सप्लायर को परचेज ऑर्डर देना है। परचेज ऑर्डर पे आप किस तरीके से नोटिफाई करेंगे कि सप्लायर कौन है, प्राइस क्या है, मटेरियल क्या है।
डॉक्यूमेंट ओवरव्यू का। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर परचेज ऑर्डर से लिंक करना चाहते हैं तो उससे यहाँ पे क्राइटेरिया होता है आपके पास। आइदर मुझे ये परचेज ऑर्डर किसी परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में बनाना है, किसी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के रेफरेंस में बनाना है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट बनाना है, किसी एग्रीमेंट के अगेंस्ट बनाना है, या किसी परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट बनाना है। जैसे कि मैंने कहा था कि आरएफक्यू मैंडेटरी नहीं है, मैं परचेज रिक्विजिशन से डायरेक्ट परचेज ऑर्डर भी बना सकता हूँ। आरएफक्यू मैंने सिर्फ क्यों किया प्रोसेस, क्योंकि मुझे मटेरियल की प्राइस चाहिए थी मार्केट। परचेज ऑर्डर आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बगैर किसी सक्सेसिव डॉक्यूमेंट के बन सकता है। आप डायरेक्टली परचेज ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको इसके लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की डिपेंडेंसी होती नहीं, ऑप्शनल है इससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट। अब क्योंकि मैं बना रहा हूं उसको रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अगेंस्ट, क्योंकि मैंने एक कोटेशन मंगवाई है सप्लायर से और मैंने उसी सप्लायर को परचेज ऑर्डर देना है। मैं यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सर्च करूंगा तो इस तरीके का एक सर्चिंग क्राइटेरिया आ जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा क्योंकि इसने वेंडर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट आ रहे हैं जिसमें से ये 291 डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया। आपके पास भी इस तरीके की चीजें आ सकती हैं अगर आपके एक ही सप्लायर को मल्टीपल आरएफक्यू प्रोवाइड हुई थी। वंस मैं इसको अडॉप्ट करूंगा मेरे पास इससे रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। दैट इज सप्लायर नंबर, आइटम लेवल, क्वांटिटी, नेट प्राइस। नेट प्राइस देख रहे हैं, परचेज रिक्विजिशन में जो आपने नेट प्राइस मेंटेन की थी यहाँ पे वो नहीं है। कोटेशन से रेफरेंसिंग का ये फायदा होता है, आपका सारा डेटा आपकी कोटेशन से फैच होता है। मैन्युअली अगर आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करने आएंगे किसी भी मटेरियल का विदाउट कोई इसकी इंफॉर्मेशन लिए, जैसे कि उसका ना कोई परचेज रिक्विजिशन है, ना कोई कोटेशन है, ना कोई एग्रीमेंट है, तो आपको ये सारा डेटा मैन्युअली इनपुट करना होगा। दैट इज कि आपको उसकी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बतानी होगी, परचेजिंग ग्रुप बताना होगा और कंपनी कोड। ये तीन फील्ड जो होती है ये आपके ऑफ डाटा का पार्ट होती है। ये आपके परचेज ऑर्डर की हेडर फील्ड होती है और ये ऑफ डाटा का पार्ट होती है। हेडर और आइटम से क्या फर्क है, मतलब क्या है इन दोनों चीजों का, हेडर और आइटम? आइटम items basically हेडर के अंदर सर वो डिटेल आ जाती है, पेरेंट डिटेल यानी कि कंपनी, प्लांट जो हम ले रहे होंगे जिसको हम चूज किया होगा, और आइटम जो जिसको परचेज करें, जिस लोकेशन में परचेज करें तो वो आएगा आइटम। एग्जैक्टली आइटम लेवल की जो डिटेल होती है वो ये होती है कि क्वांटिटी क्या है, अमाउंट क्या है, लोकेशन क्या है, डिलीवरी डेट क्या है। अब जरूरी नहीं है कि आपका अगर एक परचेज ऑर्डर हो तो उसके सारे आइटम एक ही डेट पे डिलीवर हो, ठीक है। आइटम लेवल की जितनी इंफॉर्मेशन जो आइटम स्पेसिफिक होगी, जो मटेरियल रेलेवेंट होगी, वो आएगी आपके आइटम लेवल के ऊपर। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज के प्लांट क्या है, परचेजिंग ग्रुप क्या है, कंपनी कोड क्या है, कंडीशंस क्या है, ये सारी आएंगी आपके हेडर लेवल के ऊपर। इसको इस तरीके से देखा जाता है कि पेरेंट डिटेल आपकी हेडर लेवल होता है और चाइल्ड डिटेल आपकी मटेरियल आइटम लेवल है। जब आप ऑलरेडी क्रिएटेड कोटेशन से परचेज ऑर्डर को अडॉप्ट करेंगे
तो आपको मैन्युअली शायद ही कोई डाटा प्रोवाइड करना हो। अब जैसे इस केस में हमारे पास कोई डाटा प्रोवाइड नहीं करना, लेकिन अभी तक किसी एक ने भी ये नहीं सोचा कि हमने मटेरियल की प्राइस तो दी है, टैक्स का, विदाउट टैक्स तो आपको कोई मटेरियल नहीं देता ना। सर पेट्रोल का है। आइटम डिटेल का टैब जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको दिखेंगी कि कुछ चीजें जो कि आइटम स्पेसिफिक आपकी फर्दर डिटेल्स है। देखिए आइटम स्पेसिफिक भी आपकी दो तरीके की डिटेल्स होती है, एक पेरेंट डिटेल होती है और एक चाइल्ड डिटेल होती है। पेरेंट में क्या होता है कि उसका नाम क्या है, यूनिट ऑफ मेजर क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, डिलीवरी डेट क्या है, लेकिन उसके जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको आइटम डिटेल में मिलते हैं। यहाँ पे आपको ये नजर आएगा कि इसका मटेरियल ग्रुप क्या है, ठीक है, इसकी अगर क्वांटिटी और वेट्स का कोई रेशो है तो वो यहाँ पर आएगा, कोई कंपैरिजन है तो वो यहाँ पर आएगा। सेम इस केस यहाँ पे एक टैब होता है कंडीशंस का। कंडीशंस के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्कीमा नजर आएगा। अगर किसी को याद हो तो मैंने ये बताया था कि स्कीमा भी कोई चीज होती है। अब स्कीमा का सारा काम यहाँ पर होता है। ये प्राइसिंग आपकी स्कीमा से डिटरमाइन होती है कि इसकी क्या प्राइसिंग का तरीकेकार हो। लोकल का केस होगा तो उसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि उसमें कौन कौन सी कंडीशन टाइप्स आएंगी और फर्दर उनकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। अबे तो इतनी जीबी कौन संभाल के रखेगा? यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी आ रही है 100 पीसेस की और उसके साथ उसकी नेट अमाउंट आ रही है $1000। क्या इसके अंदर कोई भी कंडीशन इंटर हुई भी है? नहीं, डिस्काउंट लगा हुआ आपको अमाउंट तो उसका इफेक्ट दिख रहा है। देखिए अगर कंडीशन को पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि जब आप इसकी पेमेंट बाय कैश करेंगे ना तब ये इनकर होगा। कुछ कंडीशन हमारे पास ऐसी होती है कि जो किसी क्राइटेरिया को मीट करने पे इनकर होती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो मैंडेटरी होती है, जैसे टैक्स होता है, जीएसटी आपका मैंडेटरी होता है। आप चाहे पेमेंट बाय कैश करें, बाय कार्ड करें, जैसे भी करें, जीएसटी आपको लाजिम देना होता है। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन ऐड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी की एक मिसाल ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ये प्लस साइन है, इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास नीचे एक लाइन आ जाएगी। इस लाइन के अंदर यहाँ पे कंडीशन टाइप की हेल्प है, इससे आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड कंडीशन टाइप्स आ जाएंगी सिस्टम के अंदर, इस स्कीमा के अंदर मौजूद। अगेन स्कीमा का यहाँ पे क्या जिक्र है कि आपकी कंडीशन टाइप्स सारी आपके स्कीमा में डिफाइन होती हैं। अदर देन डिफाइंड कंडीशन टाइप्स आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास बाय स्टैंडर्ड टेक्स्ट की कंडीशन टाइप नहीं मौजूद। हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट के लिए टेक्स्ट को ड्रॉप कर देंगे। अभी आइडियल कंडीशन में ऐसा सोच लें कि टेक्स्ट अप्लाई हो ही नहीं है। अब मैं अगेन इस डॉक्यूमेंट को चेक करूंगा, मेरे पास क्या आया, नो मैसेजेस इशूड ड्यूरिंग चेक। क्यों? क्योंकि अगर कोई एरर होता तो या तो आपका परचेज रिक्विजिशन रुकता, या आपका रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन रुकता, या आपकी कोटेशन कंपैरिजन में कोई मसला। अब क्योंकि एक डॉक्यूमेंट ट्रेलिंग होती ही आ रही है, जिसके प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स बने हुए, परचेज ऑर्डर लेवल के ऊपर भी वहीं से सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई फील्ड मिसिंग नहीं आ रही।
परचेज ऑर्डर के ऊपर आके आपको ये पता चलेगा कि आपने जो परचेज रिक्वेजिशन बनाया RFQ बनाया वो किस हद तक सही बनाया। इनफैक्ट आपके वेंडर में भी अगर आपने कोई गलती की होगी आप परचेज ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकेंगे। सेम इज द केस अगर आपके मटेरियल में कोई गलती होगी तब भी ये डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होगा। ये एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। ये क्रिएट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका वेंडर, आपका मटेरियल और आपकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, मैं इसको सेव करूंगा और ये डॉक्यूमेंट सेव होकर नंबर जनरेट हो जाएगा। नीचे मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर क्रिएटेड और परचेज ऑर्डर का नंबर भी शो हो गया। अब आप लोग सब कोशिश करें, देखें किस किसका क्रिएट होता है। जिसका नहीं क्रिएट होता वो आंखें खोल के सिर्फ और सिर्फ एरर को पढ़े कि एरर क्या है।